हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया चौहान। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर की, और या हम कहें टॉपिक की, विच इज़ द ऋतुचर्या। तो देखिए ये जो चैप्टर है इससे भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, 2 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में भी, और कई बार 1 मार्क्स में MCQ भी बनते हैं। तो ये चैप्टर भी आपको आना ही चाहिए। तो हम इसको फटाफट से शॉर्ट में मैं आपको इसको अच्छे से बताती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें और क्या क्या आपको इसमें अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, ऋतुओं के अनुसार आहार विहार का पालन करना ही ऋतुचर्या है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ऋतुचर्या की परिभाषा लिखते हुए ऋतुचर्या का महत्व प्रतिपादित कीजिए, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ ऋतुचर्या क्या है वो देखते हैं। दिनचर्या, निशाचर्या, ऋतुचर्या यथोदितम आचारण पुरुषस्तः सदा तिष्ठति नान्यथा। मतलब कि दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या का पालन यथा निर्देश करना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त स्वस्थ रहने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या स्वस्वत के ही विषय हैं, अर्थात इनका स्वस्वत अनुशीलन के अतिरिक्त स्वस्थ रहने का अन्य कोई उपाय नहीं है। और सबको पता है आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य क्या है, स्वस्थ के व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसलिए आवश्यक है कि रोग की उत्पत्ति करने से पहले ही हम दोषों को शरीर से निरहन कर दें, और काल के प्रभाव से वातादि दोष कुपित होकर निज रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, काल स्वभाव के कारण वर्षा, हेमंत, ग्रीष्म में संचित तथा शरद, वसंत और प्रावृत में कुपित वातादि दोषों का शरीर से निरहन करना चाहिए। तो देखिए, रोग की उत्पत्ति होने से पहले ही, पूर्व ही वसंत ऋतु में कफ का, शरद ऋतु में पित्त का और वर्षा ऋतु में वात का शरीर से निरहन कर देना चाहिए। ये तो आई थिंक सभी बच्चों को पता ही होगा, है ना, सबको पता ही है। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए, वसंत ऋतु में हम कफ को वमन के द्वारा निकालते हैं, है ना। शरद ऋतु में पित्त को विरेचन के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। वर्षा ऋतु में वात का शमन करते हैं। इन कार्यों की रोग उत्पत्ति के पहले ही करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उक्त अवस्था में स्वस्थ मनुष्यों के लिए, क्योंकि रोगियों के लिए तो हमें पृथक से पंचकर्म का वर्णन करना होता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हम प्रज्ञापराध के कारण जो ठंड, गर्मी तथा वर्षादि ऋतुओं के विपर्य हो जाने के कारण औषधि एवं अन्य जल दूषित हो जाते हैं और अपने स्वाभाविक गुणों का परित्याग कर देते हैं, और इस प्रकार दूषित हुए अन्नपान का हम सेवन करते हैं तो विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और महामारी फैलती है। इसलिए जो स्वास्थ्य की कामना करने वाले मनुष्य, उनको अनिवार्य रूप से क्या करना चाहिए, ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए, है ना। देखिए, ऋतुचर्या पालन के अन्य लाभ क्या होते हैं। कुपोषण जन्य रोग नहीं होते हैं, जैसे हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। विकृत जीवन शैली के कारण होने वाले रोग लाइक स्थूल, ओबेसिटी, मधुमेह, डायबिटीज, ये रोग नहीं होते हैं। संक्रामक रोग नहीं होते लाइक इन्फेक्शन डिसीजेस होने की संभावना नेगेटिव हो जाती है। मौसमी बीमारियां नहीं होती अगर हम ऋतुचर्या का पालन करते हैं तो। अब हम बात करने वाले आदान काल और विसर्ग काल की। देखिए, काल 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबको पता है कितनी 6 ऋतुएं होती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो देखिए, पहले कही गई 6 ऋतुओं में शिशिर, वसंत, ग्रीष्म में सूर्य देव जो है वो उत्तर दिशा की ओर गमन करते हैं, है ना। जो हमारी शुरू की 3 ऋतुएं हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इसमें सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर गमन करते हैं। ठीक है, तो ये 3 ऋतुएं उत्तरायण अथवा आदान काल कहलाती हैं। कौन कौन सी कहलाती हैं, शिशिर, वसंत एंड ग्रीष्म। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तरायण है, या फिर हम कहें आदान काल कहलाती हैं। जबकि जो शेष है हमारी वर्षा, शरद, हेमंत, इसमें सूर्य की गति जो है वो दक्षिण दिशा की ओर होती है, इसलिए ये 3 ऋतुएं जो है दक्षिणायन, है ना, ये क्या होती हैं, दक्षिणायन या फिर विसर्ग काल कहलाती हैं। तो समझ गए सभी लोग। तो आदान काल में कौन सी आएंगी, शुरू की 3 शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, और नीचे की 3 जो है वर्षा, शरद, हेमंत, आएंगी विसर्ग काल में। अब हम बात करने वाले आदान काल कैसा होता है। तो देखिए, आदान काल जो होता है हमारा वो आग्नेय होता है, क्योंकि सूर्य अपनी तीव्र किरणों से संसार के स्नेहांश को क्या करता है, सोख लेता है। इसके कारण जो वायु होती है वो कैसी होती है, तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है और रुक्ष होती है, और इसकी रुक्षता से उत्तरोत्तर शिशिर से अधिक वसंत में और वसंत से अधिक ग्रीष्म में वृद्धि होती है। रुक्षता में वृद्धि के कारण तिक्त, कसाय और कटु रस प्रवृद्ध हो जाते हैं, और इन रसों की अभिवृद्धि होने से मानव शरीर में क्या होती है, दुर्बलता आ जाती है। तो रुक्षता के कारण क्या है, कटु, तिक्त, कषाय रस जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा आदान काल। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं विसर्ग काल। तो विसर्ग काल देखिए क्या होता है, सौम्य होता है। अगर आपको डिफरेंस पूछना आ जाए एग्जाम में कि आदान काल विसर्ग काल में अंतर लिखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे कि आदान काल देखिए आग्नेय होता है, विसर्ग काल सौम्य होता है। इसमें शिशिर, वसंत, ग्रीष्म आती है, वर्षा, शरद, हेमंत आती है, सूर्य अपनी तीव्र किरणों से संसार के स्नेह को सोख लेता है। जबकि वर्षा, शरद, हेमंत में सूर्य के दक्षिणायन हो जाने के कारण जो काल, मार्ग, मेघ और वर्षा के प्रभाव से सूर्य का तेज क्या होता है, कम हो जाता है, और चंद्रमा का बल अथवा तेज नहीं घटता है। ठीक है,
अब वर्षा जल के कारण संसार का संताप विनष्ट हो जाने के कारण अरूक्ष या फिर स्निग्ध रसों की अभिवृद्धि हो जाती है। और देखिए ऊपर वाले में कौन कौन से कटु तिक्त कसाय से, इधर पे मधुर अम्ल लवण रस जो है वो उत्तरोत्तर वर्षा से अधिक शरद में, शरद से अधिक हेमंत में बढ़ते हैं। और इन रसों की अभिवृद्धि होने से प्राणियों का बल भी जो है वो बढ़ जाता है। तो हमारा जो बल है वो विसर्ग काल में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मधुर अम्ल लवण रस है वो भी उत्तरोत्तर बढ़ते हैं। ठीक है, तो बल भी हमारा क्या है, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे रूक्ष रस बढ़ रहे हैं, कटु तिक्त कसाय, इसलिए मानव शरीर में क्या है, दुर्बलता आ जाती है, बल कम हो जाता है। ठीक है, तो आदान काल के अंत और विसर्ग काल के आरंभ, यानी जो आदान काल का अंत है क्या है, शिशिर वसंत ग्रीष्म, तो ग्रीष्म। और विसर्ग काल का आरंभ क्या है, वर्षा। तो इसमें जो प्राणियों का बल है वो हीन होता है। ठीक है, अब हम बात करें मध्य, तो मध्य क्या है, वसंत, है ना। और शरद, तो वसंत क्या है, शिशिर वसंत ग्रीष्म। आदान काल का मध्य क्या है, वसंत। और विसर्ग काल का मध्य क्या है, शरद। समझ गए? तो इसमें बल मध्यम होता है। और विसर्ग काल का अंत जो है यानी हेमंत, और आदान काल का जो आरंभ है यानी शिशिर, उसमें बल श्रेष्ठ होता है। तो इसमें यही श्लोक दिया है, आधा वंते च दौर्बल्यम विसर्गादानम नृणाम मध्य मध्यबलम त्वंति श्रेष्ठ मगरम च निर्देशेत। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आई। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको मैं आपको देखिए ऐसे समझाती हूँ। देखिए ये आदान काल है, एक है विसर्ग काल। ठीक है, आदान काल की ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। विसर्ग काल की होती हैं वर्षा, शरद और हेमंत। समझ आया सबको इतना? अब देखिए ध्यान से सभी लोग, इन्होंने बोला है कि आदान काल के अंत और विसर्ग के आरंभ, यानी आदान काल का अंत क्या है, ग्रीष्म, और विसर्ग का आरंभ क्या है, वर्षा। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, इन्होंने बोला है इन दोनों में बलहीन होगा, बलहीन। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि जो मध्य वाली है ना, मध्य वाली कौन सी है, बसंत और शरद, इसमें मध्यम होगा। अब जो बची लास्ट वाली यानी आदान काल की आरंभ वाली और विसर्ग काल की अंत वाली। समझ रहे सब लोग? यानी विसर्ग काल की अंत वाली, विसर्ग काल की देखिए अंत वाली क्या है, हेमंत। और आदान काल की आरंभ क्या है, ये देखिए ये दिया है विसर्ग काल की अंत, तो विसर्ग काल की अंत क्या है, हेमंत। ठीक है, और आदान काल की आरंभ कौन सी, शिशिर। तो आदान काल की जो शुरू वाली है, विसर्ग काल की जो अंत वाली है, इनमें जो बल है वो श्रेष्ठ होगा। ये देखिए शिशिर और हेमंत में बल कैसा होगा, श्रेष्ठ होगा। और अब बची कौन सी बीच की, तो ये जो वसंत और शरद बती है, इसमें क्या होगा, मध्य वाली है। ये आदान काल की मध्य वसंत और विसर्ग काल की मध्य शरद, तो इसमें क्या होगा, मध्य बल होगा। समझ गए? तो आई थिंक अब इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब हम बात करने ऋतुओं के लक्षण पढ़ने वाले हैं हम। तो देखिए एग्जाम में कोई भी ऋतु आ सकती है और उसके लक्षण पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसे आ जाएगा वर्षा ऋतु चर्या का वर्णन कीजिए या हेमंत ऋतु का वर्णन कीजिए। तो देखिए हेमंत ऋतु जो है इसमें आपको क्या याद रखना है, देखिए उत्तर दिशा की ठंडी हवा चलती है। ये एमसीक्यू में भी आ जाता है कि हेमंत ऋतु में कौन सी दिशा की वायु मतलब चलती है, तो उसमें उत्तर दिशा। दिशाएं कैसी होती हैं, धूल एवं धूम से व्याप्त होती हैं। सूर्य कोहरे से आच्छादित रहता है, जलाशय बर्फ से ढक जाते हैं और कौवे, गेंडा, मांस, मेंढा एवं हाथी प्रसन्न होते हैं। लोद्र, पीरंगू और पुन्नाक के फूल खिलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए अष्टांग संग्रह ने भी ऐसे ही बताया, दिशाएं धूम के समान, धूम एवं धूल समान, कोहरा एवं दिशाएं सूर्य से मलिन, उत्तरी हवा चलती है ना, ये नदियां बर्फ से ढक जाती हैं। ये सब क्या है, हेमंत है। शिशिर ऋतु में मेघ, वात और वर्षा के कारण ठंड अधिक हो जाती है। अन्य सभी लक्षण हेमंत के समान ही होते हैं। और हेमंत ऋतु शीतल, स्निग्ध, प्राय सभी वस्तुओं में मधुरता को उत्पन्न करने वाली होती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली होती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली कौन सी ऋतु होती है, तो आप क्या रखना है, हेमंत ऋतु होती है। ठीक है, शिशिर ऋतु में क्या है, शीतल, अत्यंत रूक्ष तथा वायु और अग्नि को बढ़ाने वाली होती है। शिशिर ऋतु क्या होती है, शीतल बहुत ज्यादा होती है, अत्यंत रूक्ष वायु और अग्नि को बढ़ाने वाली होती है। अब हम बात करने वाले शिशिर, अब हेमंत हो गया।
ठीक है। देखिए जो हमारा सीक्वेंस है वो है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो लेकिन हमने शुरुआत की हेमंत से, अब हम पढ़ने वाले हैं वसंत। तो वसंत ऋतु में सिद्ध विद्याधरों की वधुओं के चरणों में लगे आलक से चिन्हित, चंचलता के आलिंगन से सुबासित, अति कामियों को आनंद देने वाली, कामवर्धक अर्थात दंपतियों के अहंकार को मदन करने वाली दक्षिण हवा चलती है। तो देखिए जो हमारी वसंत ऋतु है इसमें कौन सी दक्षिण हवा चलती है, ठीक है, दक्षिण। और जो हेमंत है, देखिए हेमंत में हम ऐसे कर सकते हैं, हेमंत नाम का कोई लड़का है उससे हम कहेंगे हेमंत उत्तर दो, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, हेमंत में उत्तर दिशा की हवा चलती है और वसंत में दक्षिण की चलती है, ठीक है। अब दिशाएं निर्मल होती हैं और सौंदर्य से सुशोभित हो जाती हैं। कमल, वकुल, आम्र, अशोक आदि में फूल खिलते हैं। कोयल और मनोहर गीतों से युक्त सुंदर सुकोमल पत्र श्रृंगारित दक्षिण वायु चलती है, ठीक है, और कोयल वगैरह की आवाज आती है और वृक्षों में नवीन पत्ते आते हैं, त्वचा आ जाती है, दिशाएं निर्मल हो जाती हैं। पलाश, अशोक, आम्र, यही हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। ये ऊपर किसके अकॉर्डिंग पढ़ा हमने, सुश्रुत के अकॉर्डिंग, नीचे अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग है। तो वसंत जो है वो प्राय सभी वस्तुओं में मधुरता उत्पन्न करने वाली स्निग्ध और कफवर्धक ऋतु होती है, इसलिए हम कहते हैं ना वसंत में कफ का प्रकोप होता है। अब बात करने वाले ग्रीष्म ऋतु। देखिए ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाती हैं कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कीजिए। देखिए ग्रीष्म ऋतु में आप क्या लिखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में आप थोड़ा सा इसका श्लोक भी लिख सकते हैं। ग्रीष्म तीक्ष्णांशु शादित्यो मारुतो नैर्ततो असुखा भूस्तप्ता सरिस्तन्यव्यो दिशा प्रज्वलित इवा। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें तीक्ष्ण हो जाती हैं और सुखकारक नेतृत्व हवा चल जाती है। भूमि तप्त हो जाती है, नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है, छोटी नदियां सूख जाती हैं और दिशाएं क्या हो, जलती सी जान पड़ने लगती है। बहुत ही बेसिक है, आप सबको पता ही है ना कि गर्मी में नदियां सूख जाती हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होकर पढ़ना है और एग्जाम में इसको लिखना है। चक्रवाक, युगल, मृग, भ्रमित एवं प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, ये कुछ जानवरों के नाम भी आपको याद रखने हैं। वीरुद्ध तृण और लताएं नष्ट हो जाती हैं, वृक्ष क्या होते हैं, पर्णविहीन हो जाते हैं। और अष्टांग सग्रे ने बोला है कि दिशा और भूमि जलने लगती हैं, ठीक है, सूर्य अलसी के फूल के समान आभा वाला हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अति कटुता उत्पन्न करने वाली वस्तुएं और पित्तवर्धक और कफ का विनाश करने वाली होती हैं। प्रावृट ऋतु की बात करें तो देखिए प्रावृट ऋतु में आपको याद रखना है, देखिए पी से प्रावृट और पी से पश्चिम। तो आप कैसे याद रखेंगे, प्रावृट ऋतु में कैसी हवा चलती है, पश्चिम दिशा की हवा चलती है। देखिए हेमंत का हमने कैसे याद किया था, उत्तर, और वसंत में क्या है, दक्षिण, ठीक है। और प्रावृट पी फॉर प्रावृट, बी से पश्चिम होगी। पश्चिम वायु द्वारा लाए हुए बादलों से आकाश आच्छादित हो जाता है। बिजली की चमक के साथ बरसने वाले भयंकर गरजने वाले बादल छाते हैं। पृथ्वी कोमल हो जाती है, श्याम वर्णी हो जाती है, दूर्वा आदि घासों से ढक जाती है, सबको पता है घास उगाती है, ठीक है। शुक्र गोप यानी इंद्र को वीर बहुटी से उज्जवल कदम, नीम, कुटच, राल एवं केतकी के फूलों से विभूषित हो जाती है। और देखिए अन्य आचार्यों ने इस ऋतु का वर्णन नहीं किया है, किसका, प्रावृट ऋतु का। किसने किया है, सुश्रुत ने किया, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, पूछेगा कि प्रावृट ऋतु का वर्णन किस आचार्य ने किया है, तो ये आपको याद रखना है भाई सुश्रुत ने किया है, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अब बच्चों बात करते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। तो देखिए वर्षा ऋतु जो होती है, नदियों से पानी भरा रहता है, इसमें नदियों के किनारे वृक्ष टूटते हैं, बावड़ियों में कुमुदनी और नीलकमल खिल जाते हैं, ठीक है। भूमि के शस्य श्यामला हो जाने के कारण गड्ढे नजर नहीं आते हैं। पातफुल्ल कुमुदनी उत्पल विराजिता नद्यो अम्श छतो खाना तटोत्रमा, ठीक है। ना अति गर्जन मेघ, यानी जो अति गर्जन न करने वाले बादलों से सूर्य, चंद्रमा और तारे ढक रहे रहते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक है। वर्षा ऋतु में शीतल, विदाह और मंदाग्नि करने वाली वात वर्धक होती है, इसलिए हम कहते हैं वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। नए जल समूह के कारण दीर्घिका, बावड़ी का सीढ़ियां डूब जाती हैं। नदियां सागर के सदृश आकार वाली हो जाती हैं। पृथ्वी में जल का अधिक कारण अव्यक्त सलता हो जाती है। बादलों की गर्जन धीमी हो जाती है। मोर और मेंढक बोलने लगते हैं, ये तो सभी को पता है। वीर बहुटी, इंद्रधनुष और बिजली चमकने लगती है। पृथ्वी के चारों ओर हरी घास, छत्र और कुटज के फूल खिल जाते हैं। अब आती है हमारी शरद ऋतु। देखिए शरद ऋतु में जो सूर्य है वो उष्ण होता है, कपिल पिंगल होता है, आकाश से श्वेत बादलों से युक्त तो निर्मल होता है ना। तो वर्षा के बाद आती है शरद, और हंसों के द्वारा आडुलित कमलों से सरोवर सुशोभित होते हैं। भूमि का उन्नत भाग सूखा हुआ रहता है, निम्न भाग और समतल भाग कीचड़ और पैरों के निशानों से व्याप्त रहता है। झिंटी, सप्तवर्ण, दुपहरिया, काश और रसन के फूलों से भूमि सुशोभित हो जाती है। तो देखिए अष्टांग संग्रह ने बोला है कि शरद ऋतु में क्या होता है, आकाश सफेद बादलों वाला होता है, ठीक है। वर्षा के बाद आती है शरद, पृथ्वी थोड़े थोड़े कीचड़ वाली होती है। बादलों के हट जाने के कारण सूर्य तीक्ष्ण किरणों वाला होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि शरद ऋतु उष्ण हो और पित्त को बढ़ाने वाली, तो इसलिए कहते हैं शरद में पित्त का प्रकोप होता है ना।
तो मध्यम बल प्रदान करने वाली होती है और निर्मल जलयुक्त सरोवरों के कमलों के बीच रहने वाली मछलियां हंसों के कंधों को टकराने वाली छोटी छोटी बड़ी तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, देखिए इधर आप थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है। देखिए शिशिर जो होती है वो कोल्ड सीजन होता है, जनवरी फरवरी, इसको माघ फाल्गुन कहते हैं। आपको हिंदी मंथ्स भी थोड़ा याद रखना है, माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। तो चैत्र वैशाख क्या होता है, वसंत विच इज द स्प्रिंग, मार्च एंड अप्रैल इज द चैत्र वैशाख, ग्रीष्म इज द समर और द हॉट सीजन, ज्येष्ठ आषाढ़ विच इज द मई एंड जून, वर्षा इज द श्रावण भाद्रपद, ये तो सबको पता ही होता है, जुलाई अगस्त। श्रावण भाद्रपद के बाद आता है अश्विन कार्तिक, जिसको कुछ लोग कुंवार कार्तिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको लेट सितंबर अक्टूबर से मिड नवंबर तक होता है शरद वाला। ठीक है, और हेमंत क्या होता है, प्री विंटर होता है, तो मार्गशीर्ष पौष यानी लेट नवंबर से एंड दिसंबर। ठीक है, देखिए अब हम बात करने वाले हैं कि ऋतुओं में दोषों का संचय प्रकोप प्रशमन कैसे होता है। तो देखिए क्वेश्चन आ जाएगा, एनालाइज द संचय प्रकोप प्रशमन ऑफ दोष विद देयर गुण्स इन ईच ऋतु। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना है। देखिए वर्षा में वात का प्रकोप होता है, सबको पता है। शरद में किसका प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप होता है। और वसंत में किसका प्रकोप होता है, कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, अब लेकिन आप कैसे याद रखेंगे, ये देखिए वसंत में किसका प्रकोप हो रहा है, कफ का प्रकोप हो रहा है। समझ आ रहा है, ये देखिए आया समझ। शरद में पित्त का प्रकोप हो रहा है। ठीक है, और वर्षा में वात का प्रकोप हो रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि जिस भी ऋतु में जिस भी दोष का प्रकोप हो रहा है उससे पहले वाली ऋतु में उसका संचय होगा, उसके बाद वाली में उसका प्रशमन होगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देखिए बताती हूँ, जैसे शरद ऋतु है या फिर वसंत से देखते हैं, जैसे वसंत ऋतु है। ठीक है, तो देखिए कफ का जो प्रकोप है वो कब हो रहा है, वसंत ऋतु में हो रहा है। तो कफ का संचय कब होगा, उससे पहले वाली ऋतु में होगा, शिशिर में होगा। और इसका प्रशमन कब होगा, उसके बाद वाली ऋतु में होगा, ग्रीष्म में। तो ठीक है, तो शिशिर में क्या हो रहा है, कफ का संचय हो रहा है, ग्रीष्म में उसका प्रशमन हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। ऐसे ही अगर हम शरद की बात करें तो शरद में क्या हो रहा है, पित्त का प्रकोप हो रहा है, लेकिन पित्त का संचय कब होगा, उससे पहले वाली ऋतु में। पहले वाली कौन सी, वर्षा। ठीक है, और उसके बाद वाली कौन सी है, हेमंत। तो प्रशमन कब होगा, हेमंत ऋतु में होगा। तो हमेशा जो उसके बाद वाली ऋतु है उसमें उसका प्रशमन होगा, क्योंकि प्रकोप हुआ है तो उसके बाद वाली प्रशमन होगा। और प्रकोप क्यों हुआ है, क्योंकि वो इकट्ठी हो रही थी, उससे पहले वाली में संचय हो रहा था। द प्रॉपर्टीज ऑफ द दोषा रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर बट द डोमिनेंस वेरीज विद द चेंज ऑफ द सीजन। यानी जो दोषों की प्रॉपर्टी है वो पूरी ईयर जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है, बट इनका डोमिनेंस सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। लाइक इन द विंटर सीजन वात दोष डोमिनेंट होता है, जबकि समर सीजन में पित्त दोष डोमिनेंट होता है, और रेनी सीजन में कफ दोष डोमिनेंट होता है। प्रॉपर्टीज़ अब बात करने वाले हैं हम, प्रॉपर्टीज़। तो देखिए हमें यही पढ़ना था, संचय प्रकोप प्रशमन ऑफ दोष विद देयर गुण इन ईच ऋतु। हर ऋतु में उनका क्या गुण होता है। तो देखिए वात दोष होता है वो डोमिनेंट होता है, एंड द वेदर ड्राई विंडी एंड कूल होता है। ठीक है, तो वात दोष डोमिनेंट होता है कब, विंटर सीजन में। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोष ड्यूरिंग दिस सीजन क्या होती हैं, ड्राइनेस आ जाती है ना, लाइटनेस एंड कोल्डनेस। पित्त की बात करें तो पित्त समर सीजन में डोमिनेट होता है, वेदर हॉट ह्यूमिड एंड ड्राइट होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं पित्त की, हॉटनेस, लाइटनेस एंड फ्लूइडिटी। स्प्रिंग सीजन में देखिए कफ दोष जो है वो डोमिनेट होता है, एंड वेदर वहाँ पे क्या होता है, वेट कूल एंड हैवी होता है। एंड प्रॉपर्टीज़ भी कफ दोष की क्या होती हैं, हैवीनेस, कोल्डनेस एंड स्टेबिलिटी। देखिए जहाँ पर प्रावरट को नहीं माना गया है वहाँ पर शिशिर को माना गया है ना। और जहाँ पर कफ का संचय हेमंत के स्थान पर शिशिर में माना गया है, वहाँ वात का प्रकोप प्रावरट के स्थान पर वर्षा में माना गया है। यानी कि देखिए जहाँ पर प्रावरट को नहीं माना गया वहाँ पर शिशिर को माना गया, यानी कि जिसमें ऋतु में शिशिर आएगी ना वहाँ प्रावरट नहीं आएगी, जब प्रावरट आएगी और शिशिर नहीं आएगी। ठीक है, तो सुश्रुत ने शल्य कर्म में वात पित्त और कफ के संचय प्रकोप और प्रशमन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये वर्णन किया है। अब हम बात कर रहे वाले हैं ऋतु और अग्निबल का क्या संबंध होता है। ये देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। देखिए शिशिर वसंत ग्रीष्म क्या है, आदान काल की ऋतु है, और वर्षा शरद हेमंत क्या है, विसर्ग काल की ऋतु है। तो देखिए बीच वाली जो है वसंत इनमें मध्यम है, और ये आदान काल की है। तो आदान काल की जो आखिरी वाली है, आदान काल की जो फर्स्ट वाली है प्रारंभ वाली, और विसर्ग काल की जो लास्ट वाली है, इसमें बल क्या है हमारा, उत्तम है, उत्तम। अग्नि के बल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये विसर्ग काल है। तो देखिए विसर्ग काल की जो
अंत वाली है हेमंत और आदान काल की जो आरंभ वाली शिशिर, तो हेमंत और शिशिर में क्या है, मैंने ऊपर आपको ये पढ़ाया था उत्तम भले, वही यहाँ पे दिया हुआ है। बीच वाले में मध्यम है और वर्षा वर्षा जो है और जो ग्रीष्म है उसमें हीन है। ठीक है, अब आता है ऋतुचर्या में दोष शोधन। तो देखिए रोग की उत्पत्ति होने से पूर्व ही वसंत ऋतु में कफ का, शरद ऋतु में पित्त का और वर्षा ऋतु में वात का हमें निर्वहन करना है। तो ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, कफ को कैसे वमन के द्वारा, पित्त को विरेचन के द्वारा कब शरद ऋतु में करेंगे और वर्षा ऋतु में वात का वस्ती के द्वारा निर्वहन करेंगे। अब आता है कि विभिन्न ऋतु में पथ्य एवं अपत्य आहार विहार क्या है। देखिए क्वेश्चन आएगा कि एनालाइज अ पथ्य एंड अपत्य आहार इन रिगार्ड्स टू द इन रिगार्ड्स टू वॉट आहार एंड विहार इन ऑल 6 ऋतुज। तो देखिए सबसे पहले बात करने वाले हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या आहार और विहार पथ्य होना चाहिए। तो देखिए हम सबसे बात करने वाले हैं पथ्य की। तो देखिए पथ्य में सबसे पहले स्निग्ध मधुर अम्ल लवण रसयुक्त आहार लेना है। ठीक है, स्निग्ध तो लेना ही क्योंकि रुक्षता रहती है और मधुर अम्ल लवण लेना है। ठीक है, नया चावल लेना है, उड़द तिल शाक। देखिए अग्नि जो है इसमें जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, तो देखिए इसमें हम हैवी चीज़ें ले सकते हैं, लाइक देखिए दूध ले सकते हैं, गन्ने का रस, गुड़ तो हम लेते हैं, गुड़ की चिक्की वगैरह खाते हैं ना, शर्करा, पिष्ठान, तिल शाक, तिल का देखिए तिल की चिक्की इसी समय खाई जाती है, दही घी मावा, मावा के लड्डू इसी समय खाए जाते हैं, ये सब खा सकते हैं। औदक यानी कछुआ मछली आदि, आनूप यानी महिष आदि, प्रसय यानी बाज मुर्गा कौवा, इन सब का मांस, और तीक्ष्ण मद और उष्ण जल। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है, आप एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, आप एग्जाम में लिख देंगे। पथ्य विहार क्या है, देखिए व्यायाम करना है, उद्वर्तन करना है, अभ्यंग करना है, स्वेदन करना है, धूमपान करना है, अंजन करना है। दिनचर्या में से देखिए क्या क्या लिया गया है, व्यायाम, उद्वर्तन, अभ्यंग लिया गया है, धूमपान, अंजन, आतप सेवन, है ना, और उष्ण जल स्नान करना है, सबको पता है, अनुलेपन, व्यवाय एवं गर्भगृह निवास। अपत्य क्या है, देखिए जो हमारा पथ्य था उसके जैसे अपोजिट लिख देंगे, लाइक कटु तिक्त कसाय रस, हमें भोजन नहीं करना है, रुक्ष नहीं करना है, लघु नहीं करना है, शीतल नहीं करना है क्योंकि उष्ण कर रहे हैं, शीतल पेय नहीं करना, वातवर्धक आहार नहीं करना है। अपत्य क्या है, जल की क्रीड़ा, शीतल जल स्नान, दिवा स्वप्न यानी दिन में नहीं सोना है, शीतल वायु का सेवन नहीं करना है। अब आता है वसंत ऋतु। देखिए वसंत ऋतु पथ्य आहार क्या है, तीक्ष्ण रूक्ष क्षार तिक्त कटु कसाय रुक्ष आहार लेना है हमें, किसमें, पथ्य में, वसंत में। यव गोधूम साठी चावल मूंग, देखिए इसमें लाइट चीज़ें लेना है वसंत में, निवार कोदो परवल बैगन मधु, मधु का सेवन, देखिए मधु इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसमें लिया जाता है, वसंत में लिया जाता है। ठीक है, व्यायाम, कुश्ती, चक्रमण, उद्वर्तन, धूमपान, कवल, अंजन, नस, उष्ण जल स्नान, ये सब करना है। अपथ्य में देखिए क्या है, अपथ्य में है कि स्निग्ध मधुर अम्ल रस युक्त हमें नहीं लेना है, और दिवा स्वप्न और जल क्रीड़ा अपत्य है। अब ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु, देखिए ग्रीष्म ऋतु में स्निग्ध और मधुर रस युक्त आहार लेना है। ठीक है, शर्करा और शीतल जल मिश्रित सत्तू लेना है। देखिए सत्तू पूछा जाता है कहाँ लेना है, तो वो ग्रीष्म ऋतु में लेना है। दूध और शाली चावल लेना है, दूध घी द्राक्षा नारियल का जल लेना है, किसमें, गर्मी में। शरबत लेना है, मूंग लेना है, जांगल पशु पक्षियों का मांस लेना है, लाइक खरगोश लेना, बटेर का पिंजल का मांस लेना है। शीतल जल स्नान, अनुलेपन करना है, ताड़ के पत्तों की हवा करना है, दिवा स्वप्न। देखिए पहली बार किसी ऋतु में दिवा स्वप्न आया, वरना सब में अपथ्य में आता था, अपत्य विहार में, लेकिन यहाँ पे पथ्य में आया है दिवा स्वप्न। देखिए आपको ऐसे इसको याद रखना है, दिवा स्वप्न। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि दिवा स्वप्न कौन सी ऋतु में पथ्य है, तो वो सभी में अपत्य है सिवाय ग्रीष्म ऋतु में आप दिन में सो सकते हैं। जल क्रीड़ा में तालाब, नदियाँ, बावड़ी, सुंदरबन इत्यादि। ठीक है, अपत्य क्या है, व्यायाम, व्यवाय, आतप सेवन अपत्य है। स्निग्ध कटु अम्ल लवण रसयुक्त भोजन अपत्य है। जो है हमने कर रहे हैं ना उसका जस्ट अपोजिट अम्ल लवण कटु। देखिए अम्ल लवण क्यों, अम्ल लवण कटु, देखिए चिरपरा नहीं खाते ना गर्मी में, ये रटने वाली कोई बात है ही नहीं। कटु अम्ल लवण नहीं लेना है, स्निग्ध और मधुर लेना है। हम मीठा मीठा पीते हैं ना, ठंडा पीते हैं गर्मियों में। अति मात्रा आहार, उष्ण पदार्थ, गरम गरम कहाँ खिलता है गर्मियों में, ठंडा पीते हैं ना, तो उष्ण आहार नहीं लेना है। ठीक है, अब हम बात करने वाले प्रावृत ऋतु की। देखिए प्रावृत ऋतु में मधुर अम्ल व लवण युक्त आहार लेना है। ठीक है, सुखोष्ण दूध लेना है, सुखोष्ण मांस, तेल घी, पुराना जौ, पुराना आसा वरिष्ठ, स्नान, अनुलेपन, अत्यल्प व्यायाम। कटु तिक्त कसाय रसयुक्त रूष रुक्त नवीन अनु सत शीतल जल नहीं लेना है। अपत्य विहार, अव्यायाम, व्यवहार, आतप सेवन और दिवा स्वप्न। अब आती है देखिए वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। देखिए ना अति स्निग्ध, ना अति रुक्ष, ना अति उष्ण, और अम्ल रसयुक्त आहार लेना है। पुराना जौ लेना है, देखिए पुराना गेहूँ, पुराना चावल, लेकिन जो हेमंत एवं शिशिर थी उसमें नया ले सकते थे, नया चावल, लेकिन यहाँ पर पुराना लेना है। कृत का यूज लेना है। मधु, देखिए फिर से आ गया। देखिए वर्षा और वसंत ऋतु में मधु का सेवन बताया गया, ये देखिए यहाँ पे भी मधु आया है, यहाँ पे भी मधु आया है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि वा से वर्षा, वा से वसंत, इन दोनों में मधु आया है, ऐसे वर्षा और वसंत में मधु पथ्य है। ठीक है, और क्या लेना है, अरिष्ट, मार्दिक, कूप, सरोवर का जल। पथ्य में अभ्यंग,
अत्य अल्प व्यायाम यानी अत्य अल्प यानी बहुत ही कम व्यायाम करना, उद्वर्तन, स्नान, धूमपान और अनुलेपन। अपत्य क्या है देखिए, सर्दियों में वर्षा ऋतु में सत्तू नहीं लेना है, जबकि ग्रीष्म में लेना है। तोषा नादे, अधिक जलपान, अधिक व्यायाम, अधिक व्यवहार नहीं करना है। अब आता है शरद ऋतु। तो देखिए शरद ऋतु में हमें मधुर तिक्त कसाई रस युक्त भोजन लेना है। चावल, जौ, गेहूँ, मूंग, शर्करा, मधु, परवल, आम्लकी, द्राक्षा, गन्ने का रस। पंचतीर्थ घृत, देखिए इंपॉर्टेंट है पंचतीर्थ घृत, कब लेते हैं? शरद ऋतु में लेते हैं। ठीक है। पत्य विहार, तैराकी, अनुलेपन, रात्रि के प्रथम पहर में चंद्र किरणों का सेवन। चंद्र किरणों का सेवन कब बोला है? शरद ऋतु में बोला है। ठीक है। और अपत्य क्या है? वसा, तेल, दही, छार, अनुप मास, ये सब क्या है? अपत्य है। अब आते हैं ग्रीष्म ऋतु में। नहीं, ये तो हमने। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले ऋतु संधि और यमदंष्ट्रा काल। ये दोनों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दो मार्क्स में आ जाता है कि ऋतु संधि क्या है, यमदंष्ट्रा क्या है। तो देखिए इसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो वर्तमान ऋतु है उसका अंतिम सप्ताह और अगली ऋतु का प्रथम सप्ताह, ये क्या है? ऋतु संधि कहलाता है, आपको लिख देना है। इस ऋतु संधि के समय वर्तमान ऋतु की जो विधियाँ हैं, है ना, जो वर्तमान ऋतु की जो हम आहार विहार कर रहे हैं उनका हमें धीरे धीरे परित्याग करना है, और अगली ऋतु की विधियाँ जो आहार विहार उनका क्रमशः हमें अनुशीलन करना है। अचानक परित्याग या अचानक अनुशीलन करने से असात्मज रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब आता है यमदंष्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यमदंष्ट्रा। तो देखिए यमदंष्ट्रा क्या होता है? कार्तिक मास के अंतिम 8 दिन और अघन मास के प्रथम 8 दिन, ये 16 दिन जो होते हैं यमदंष्ट्रा काल कहे जाते हैं। कई बार एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा वो कि यमदंष्ट्रा काल कितने दिन का होता है, तो बच्चे भूल जाते हैं। अरे भाई याद रखना है, 8 और 8 16। कार्तिक मास का 8 दिन और अघन मास का 8 दिन। कार्तिक ऐसा आप के से याद कर लीजिए, कार्तिक के यानी कार्तिक से 8 अंतिम 8 दिन, और अघन यानी अघन मास, तो ए यानी अघन मास के प्रथम 8 दिन। इसमें स्वल्पाहार करने वाले व्यक्ति ही जीवित या स्वस्थ रहते हैं। यह शरद और हेमंत की ऋतु संधि का काल है। इस काल में अग्निबल उत्तरोत्तर प्रबल हो रहा है और क्षुधा की प्रतीति हो रही है, परंतु सहसा गुरुआहार लेने से मंदाग्नि होकर आमरस को उत्पन्न होने का भय रहता है, इसलिए आम समस्त रोगों का जनक और विष के समान मारक होता है। इसी कारण इस काल में हमें स्वल्पाहार और स्मिताहार का निर्देश दिया गया है। कब? यमदंष्ट्रा काल में, कार्तिक मास के अंतिम 8 दिन और अघन मास के प्रथम 8 दिन। देखिए ऋतु वारित की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एवरी ईयर एग्जाम में आता ही आता है, एक आध बार कभी छूटे तो छीटे। तो ऋतु वारित की आपको याद रखना है, कब में क्या देना है। तो देखिए आप इसको कैसे याद करेंगे? ऋतु हरित की अलग ऋतुओं में अलग अलग अनुपान के साथ सेवन करने से हरित की रसायन के समान गुणकारी होती है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। देखिए इसको आप याद कर लीजिए, शुरू के 4 वर्ड पी म गु, और इसको भी याद कर लीजिए से श शु। ठीक है, पीमागु एंड देन इसको याद कर लीजिए शेषाशु। तो देखिए शिशिर, पीमागु यानी पिप्पली, मधु और गुण। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, ये तो सबको सीक्वेंस आ रहता है। वर्षा, शरद, हेमंत। शेषाशु यानी सैंधव, लवण, शर्करा और शुंठी, और पीमागु यानी कि पिप्पली, मधु और गुण। तो हरित की इज अ चीफ हर्ब को हम कंज्यूम कर सकते हैं डिफरेंट अनुपान के साथ अकॉर्डिंग टू सीजन। तो ऋतु हरित की एक की है जो मोस्ट एसेंशियल रसायन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एवरी सीजन में, बट अनुपान डिफरेंट होता है। देखिए वर्षा ऋतु मतलब रेनी सीजन, इस सीजन में इसको हम किसके साथ मिक्स करते हैं? सेंधव लवण के साथ, टू क्योर फीवर, कोल्ड, फ्लू, स्ट्रेप, थोड़े अदर मेलेडीज। शरद ऋतु में हम इसको किसके साथ लेते हैं? देखिए शरद में हम लेते हैं शर्करा के साथ। क्यों लेते हैं? टू क्योर सोर थ्रोट, ईयर इन्फेक्शन, अदर रेस्पिरेटरी। हेमंत ऋतु में शुंठी के साथ लेते हैं टू क्योर इन्फेक्शन, एलर्जी, अदर एलिमेंट। शिशिर ऋतु में इसको विंटर सीजन इसको हम कहते हैं, इसमें हम पिप्पली के साथ लेते हैं टू ट्रीट कोल्ड, फ्लू, निमोनिया, अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। वसंत ऋतु में स्प्रिंग सीजन है जिसमें इसको हनी के साथ लेते हैं टू क्योर अस्थमा, फ्लू, स्ट्रेप थ्रोट, अदर एलर्जीज। ठीक है। इसी तरह इसमें बोला है कि ग्रीष्म ऋतु जो है, अगर इसमें ग्रीष्म ऋतु में हम अगर लेते हैं गुड़ के साथ तो क्या होता है? फूड पॉइजनिंग, डिहाइड्रेशन, सनबर्न, टाइफाइड, इसको ट्रीट करता है ये। देखिए अब आता है ऋतु विपर्य, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि ना एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ऋतु विपर्य ऑन हेल्थ एंड इट्स रिलेशन टू द जनपदोदंस और मारक व्याधि विद प्रेजेंट डे। तो देखिए ऋतुओं का अपने लक्षणों के विपरीत या अधिक या हीन लक्षणों से युक्त होना रोग उत्पादक होता है। तो ऋतुओं का अपने अपने यथेष्ट लक्षणों का परित्याग कर विपरीत लक्षणों से युक्त होना ऋतु विपर्य कहलाता है। ये कई सारी व्याधियों को उत्पन्न करता है। और ऋतुओं में विपरीतता का कारण क्या है? अधर्म है। शीत, उष्ण वायु और वर्षा के विपरीत होने के कारण औषधि एवं जल भी दूषित हो जाते हैं और स्वाभाविक गुणों का परित्याग कर देते हैं। और चारक ने सभी वैगुणता का मूल कारण अधर्म माना है, और धर्म का कारण प्रज्ञा, अपराध और विद्यु का दोष होता है। इस प्रकार नाना प्रकार के रोग महामारी की उत्पत्ति होती है जो मृत्यु के समान पीड़ादायक या मृत्युकारक होती है।
देखिए ऋतु विपर्य इज अ टर्म यूज्ड इन आयुर्वेदा टू डिस्क्राइब द रिवर्सल ऑफ अ सीजन। तो ये बिलीव किया जाता है ये जो फिनोमेनन है इससे त्रिदोष का जो है इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं जिनको हम जनपदोदंसन मरकर व्याधि भी दो सच इश्यूज हैं जो इम्बैलेंस से क्रिएट होते हैं। देखिए जनपदोध्वंस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन का डिस्ट्रक्शन होना ड्यू टू एन एपिडेमिक की वजह से और नेचुरल कैलामिटी की वजह से। और मारक व्याधि क्या होती है? ऐसी डिसीजेज दैट कैन लीड टू द डेथ। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ऋतु विपर्य एंड दीज हेल्थ इश्यूज वो ये है दैट इम्बैलेंस कॉज्ड बाय द रिवर्सल ऑफ अ सीजन, यानी कोई भी सीजन के रिवर्सल होने से जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है दैट कैन लीड टू द स्प्रेड ऑफ द एपिडेमिक्स अदर डिसीजेज विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन टू द डेथ। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है लाइक एलर्जीज की अगर हम बात करें तो एलर्जीज कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी सीजन चेंज होता है आपने नोटिस किया होगा आपको छींकें आती हैं, आपको जुकाम होता है, तो ये ऋतु विपर्य में ही आता है। द बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो ओवररिएक्ट करता है टू हार्मलेस सब्सटेंसेज, जिससे क्या होता है इची आईज, रनी नोज एंड स्नीजिंग होती है, जो मैंने भी आपको बताया। फ्लू एक अनदर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है चेंजिंग ऑफ सीजन पे। लाइक फ्लू वायरस जो होता है वो थ्राइव करता है कोल्ड और ड्राई एयर में विच इज़ कॉमन होता है ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। डिप्रेशन विच इज द सीजन अफेक्टिव डिसऑर्डर इज इट इज अ टाइम ऑफ डिप्रेशन दैट इज रिलेटेड टू द चेंजिंग ऑफ सीजन्स। अगर सीजन चेंज होते हैं तो हमको डिप्रेशन भी आता है, कॉमन होता है ड्यूरिंग द विंटर मंथ जब लेस सनलाइट होती है। जॉइंट पेन की बात करें तो टेम्परेचर चेंज और ह्यूमिडिटी चेंज होने की वजह से देखिए जॉइंट पेन भी आता है, स्पेशली जो पीपल आर्थराइटिस के होते हैं उनमें। तो ये हमने देखा कि ऋतु का विपर्य यानी ऋतु चेंज होने से देखिए कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और ऋतु विपर्य जो है वो फेवरेबल एनवायरनमेंट भी देता है पैथोजन के लिए। इसका एग्जांपल देखिए ये भी है कि कोविड-19 पैंडेमिक ने कॉज किया था मिलियंस ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। इसी तरह जो मलेरिया डेंगू भी है ये भी कॉज करते हैं वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऋतुचर्या भी है वो कंप्लीट हो गया है।